ज्योग्राफी का टॉपिक हम देख रहे थे, जहाँ पे आज हमें पृथ्वी और उसका ना सौंदर्यिक संबंध के बारे में पढ़ना था। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेगा उसको देखते चलेंगे, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको बताते चलेंगे, रिवीजन करते चलिए। जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में हमें पढ़ना क्या है। देखिए, कहता है प्रकाश चक्र, यानी सूरज से ही प्रकाश आता है, सूरज से ही प्रकाश आता है, तो जहाँ पे प्रकाश पड़ेगा वो और उसके जो विपरीत रहेगा वो छाया हो जाएगा ना। तो सारा यहाँ पे प्रकाश से ही मतलब होता है, ठीक है। प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में बांटती है। यानी एक तरफ जब प्रकाश रहेगा तब, और दूसरी तरफ उसका छाया पड़ेगा ना, तो एक तरफ प्रकाशित हो गया और दूसरी तरफ उसका छाया रहेगा, अप्रकाशित हो गया, ठीक है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। पृथ्वी की गति, पृथ्वी की ना दो गति है, पृथ्वी की एक है घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण। एक घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। सब जानता है पृथ्वी 23 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है, और अपने अक्ष पे घूम रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है। लगभग 24 घंटा का समय लगता है घूमने में, ठीक है। और इसी घूमने के दौरान दिन और रात होता है, क्या होता है, दिन और रात होता है, ठीक है। और परिभ्रमण के कारण ना मौसम परिवर्तन होते हैं, मौसम परिवर्तन होते हैं। अब जानते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स जानना है। कहता पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर ना पश्चिम से पूरब, तो ये भी पूछता है पृथ्वी का चाल क्या है, पश्चिम से पूरब, याद रहेगा परीक्षा पूछता है पश्चिम से पूरब, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होता है, दिन और रात। परीक्षा पूछेगा दिन और रात किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण। अब उसमें न रहे तो परिभ्रमण, न रहे तो परिभ्रमण, यानी परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। अतः इस गति को ना दैनिक गति कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में आपको घूर्णन दे सकता है, परिभ्रमण दे सकता है और दैनिक गति से सकता है। दिन रात होने का क्या करना है, दैनिक गति, ठीक है। दैनिक गति का दिन रात होता है। तो तीनों में से जो ऑप्शन है परीक्षा मारिएगा, ठीक है, कोई एक केवल रहेगा। दिन और रात होने का क्या कारण है, दैनिक गति या फिर घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण, ठीक है। अब देखिए परिक्रमण के बारे में, परिक्रमण, ठीक है। अब परिक्रमण का दूसरा नाम है वार्षिक गति, क्या है। अब इसके कारण ना मौसम परिवर्तन होगा, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक परिक्रमण लगता है 365 दिन और 6 घंटा लगता है, ठीक है। तो 365 दिन 6 घंटा में ना एक चक्कर वो लगा लेगा, ठीक है, एक परिक्रमण कर लेगा। तो देखिए अभी मान लीजिए कि ये आपका सन है और ये पृथ्वी है ना, तो मान लीजिए ये सन है ना, सन तो दक्षिणायन होता है, तो दक्षिणायन जब होगा ना तो आपके यहाँ ना ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और जब ये उत्तरायण होगा ना तो आपके यहाँ गर्मी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सन ना दक्षिण में ना, दक्षिण में, तो हमारे यहाँ ठंडा है, और जब वो उत्तर में होने लगेगा ना तो हमारे इधर ना गर्मी आने लगेगा। तो आप जानते हैं ना कि अब कल 21, आज 21 है, कल 22 तारीख है, तो 22 तारीख ना दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। और फिर वहां से ना सूरज धीरे धीरे उत्तरायण होगा, उत्तरायण मतलब उत्तर की तरफ आएगा, ठीक है, रोटेशन के अनुसार। तो हमारे तरफ ना गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका जनवरी आएगा ना 15 तारीख, तो वो लगभग आप पढ़े 3 जनवरी को सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, होता है ना। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी सर्दी रहेगा क्योंकि सूरज दक्षिण में, दक्षिण की तरफ चला गया, रोटेशन धीरे धीरे जब वो हमारे पास आएगा तो हमारे पास गर्मी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो जैसी जनवरी आएगा 15 जनवरी, तो वो ना धरती अभी 3 तारीख आया था ना, तो करीब था ना, तो धीरे 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 और उत्तरायण होगा। तो जैसे ही उत्तरायण होगा इस तरफ आएगा तो हमारे पास गर्मी आ जाएगा, ठीक है, हमारे पास गर्मी आ जाएगा। तो देखिएगा अभी अभी दिसंबर का महीना है, जनवरी में जैसे 15 जनवरी 20 जनवरी आएगा, देखिए सूरज ना आपके करीब आते जाएगा। तो हमारे यहाँ ना दिन की अवधि फिर बढ़ना चालू, और रात की अवधि धीरे 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 छोटा होना लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं तो कितना 365 दिन लगता है, 365 दिन 6 घंटा। परीक्षा पूछेगा पृथ्वी एक चक्कर लगाने में सूर्य की एक चक्कर लगाने कितना समय लगता है, याद रखिएगा 365 मार के मत भाग जाइए, 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। अब नक्षत्र के बारे में देखिए, नक्षत्र दिवस तथा एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरायण उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। यह 23 घंटे 56 मिनट की होती है, 23 घंटे और 56 मिनट की होती है। यह था नक्षत्र दिवस। अब सौर दिवस यानी सोलर डे, कहता है जब सूर्य की गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस कहा जाता है। इसकी अवधि है 24 घंटा, मतलब उसका 23 घंटा, इसका 24 घंटा, ठीक है। अब नोट में कुछ दिया हुआ है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर के वेग से चक्कर लगाता है। उसका स्पीड हो गया चाल 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब उपसौर के बारे में देखिए, कहता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्तीय कक्षा में करती है, जिसके एक कोकस
पर सूर्य होता है। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, जो आपको आ जाएगा 3 जनवरी के। ठीक है, ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी सबसे नजदीक होता है सूरज के, ठीक है, यानी सूरज सबसे नजदीक होता है पृथ्वी के, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, उपसौर। ये घटना कब होगा, 3 जनवरी को। परीक्षा में क्वेश्चन आता है उपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी को, परीक्षा में याद रहेगा ना। यह 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के ना सबसे निकट होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ना 14.4 14.170 14.70 14.70 यानी 14.70 करोड़ 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी होता है। ठीक है, कै तारीख के, 3 जनवरी को। तो इसको क्या कहेंगे, उपसौर। याद रहेगा ना। उपसौर की घटना कब घटित होगा, 3 जनवरी को। उस दिन क्या होता है, सूरज पृथ्वी के नजदीक होता है। तो कितना होता है, 14.70 करोड़ करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो इतना दूरी हुआ उस दिन 3 जनवरी को, 3 जैन को। तो 3 जैन को देखिएगा, आप लोग अनुभव कीजिएगा कि क्या आपको नजर आता है। ठीक है, फिर हम लोग रहेंगे ना, बातें करेंगे। अब देखिए अवसर की घटना, पृथ्वी जब सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अवसर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को, कै जुलाई को, 4 जुलाई 4 जुलाई को ऐसी स्थिति होती है, यानी इस दिन नजदीक रहेगा, इस दिन दूर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना दूरी होता है, 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ना 15.21 करोड़ 15.21 करोड़ किलोमीटर। देखिए अब यहाँ था 14, यहाँ था 15, सीधा बढ़ गया ना। हाँ, तो 3 जनवरी को नजदीक और 4 जुलाई को दूर। तो परीक्षा में आता है तो आपको 3 जनवरी को क्या पूछेगा, आपको पूछेगा उपसौर, और 4 जुलाई को अवसर। तो पूछेगा अवसर की घटना कब होती है, याद रहेगा, परीक्षा में पूछा है। ठीक है, अब कहते हैं एफसाइड रेखा। एफसाइड रेखा क्या, देखिए उपसौरिक एवं अवसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ना एफसाइड रेखा कहते हैं। जैसे कि 3 जनवरी को हुआ, फिर 4 जनवरी को हुआ, तो एक कोई काल्पनिक रेखा बनेगा ना जी। तो वो जो काल्पनिक रेखा बनेगा उसको एफसाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एफसाइड रेखा। दोनों को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक जो बनाया जाता है उसको कहेंगे एफसाइड। एफसाइड याद रखिएगा ना, एफसाइड। एफसाइड रेखा यानी उपसौर और अवसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को एफसाइड रेखा कहते हैं। परीक्षा में ये भी पूछता है। ठीक है, अब अक्षांश के बारे में समझिए। विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, मान के चलते हैं संसार है ये, और ये जो 0 डिग्री है, तो इससे उत्तर गया से ऐसे नीचे गया से। ठीक है, ये जो कोणीय दूरी जहां बनेगा ना, इसको और इसको ऐसे भी काटा जाता है। ठीक है, ऐसे काटा जाता है। ठीक है, तो आप जब ग्लोब देखिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि उसमें ना एक जाल बना हुआ है। ठीक है, तो उसका जो जहां तक कोणीय दूरी होता है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है, अक्षांश के बारे में। ठीक है, यह कोण पृथ्वी के ना केंद्र पर बना है। इससे ना विषुवत वृत्त के दोनों ओर अंशों में पाया जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश के प्रदर्शित करता है। विषुवत 0 डिग्री, विषुवत 0 डिग्री। विषुवत वृत्त की उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश और 1 डिग्री के अंतराल के में खींची जाने वाली 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान का अक्षांशीय 90 से अधिक नहीं हो सकता। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को ना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अगर ये बीच से इसे गुजरता है, ये बीच से इसे गुजरता है, तो वो ऊपर हुआ ना जी, ये नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ। तो विषुवत वृत्त के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ये बीच में हुआ ना सेंटर 0 डिग्री, तो इसे ऊपर गया तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे गया तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसी तरह से जब इधर से काटेगा ना, तो इधर वाला पूर्वी और इधर वाला पश्चिमी। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता अक्षांश अक्षांश समानांतर, कहता काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी को ना चारों ओर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से खींचेगा पश्चिम तक। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, कहां चला गया, पूर्व से पश्चिम की विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अथवा भूमध्य रेखा के एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिण में स्थित को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। दोनों अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी 111 किलोमीटर होता है। इसको चिन्ह लगा लीजिए, याद रखिए। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितना होगा, 111 किलोमीटर। ये परीक्षा पूछता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। यदि अक्षांश समांतर को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 89 अक्षांश समांतर होंगे, क्योंकि ये छोड़ देंगे, क्यों, तब ना 90 होगा।
ठीक है। इस प्रकार विषुवत से लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 परीक्षा पूछता है कितना होगा 179। ये वो जोड़ेगी तब ना हो जाएगा 80 को है। हाँ तो 179 क्योंकि एक से तो गिनना प्रारंभ करेगी ना, तब कुल संख्या कितना परीक्षा पूछता है अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179। कहता भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री तक कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा ये आपका बीच वाला भूमध्य रेखा हुआ तो 23.5 डिग्री ऊपर जाएगा तो कर्क का, 23.5 डिग्री नीचे जाएगा तो मकर। याद रखिए पूछता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। अब भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री अक्षांश आर्कटिक वृत्त कहलाता है उत्तर में और दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है, ठीक है। अब कर्क रेखा ना देखिए 17 देश से गुजरता है, कौन कौन है कर्क रेखा जो निम्न देशों से गुजरती है जैसे ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको, ये सब कंट्री से ना गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के कई राज्य से 8 राज्य से। तो मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरता है, देखिए चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ना 20 मैप देख करके ना ये सब चीज निकालना पड़ेगा कौन सा देश से गुजरता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है ना बहुत टफ बनता है, ठीक है। तो आपको 20 मैप देखने आएगा तब ना, तो वहां पे आपको पूछेगा कर्क रेखा निम्नलिखित तो किस देश से होकर नहीं गुजरती, तो गुजरने वाला जानेगा तब ना, नहीं मिला आप छानिएगा। तो यहाँ से बहुत टफ क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब विषुवत रेखा के बारे में देखिए, विषुवत रेखा कौन सा देश से होकर गुजरता है, वो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, ये सारे देश होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। अब पढ़ते हैं देशांतर के बारे में। कहता है ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, अथवा उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हुआ ऊपर वाला यहाँ से, और यहाँ से दक्षिण ध्रुव हुआ, तो इसको जो मिलाएगा ना ऐसे करके यही देशांतर हो गया, ठीक है, यही देशांतर होगा। यही 0 डिग्री है, इसको कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। 20 में तो देखिएगा ग्लोब में तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहता है आगे उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, कितना होती है बराबर। ये रेखा समांतर नहीं होती, माने एक दूसरे के समानांतर पर नहीं रहता, क्योंकि देखिए जब यहाँ से खींचेगा ठीक है, अब जब यहाँ से खींचेगा तो थोड़ा कम जाएगा ना, फिर यहाँ से खींचेगा तो और कम हो जाएगा, यहाँ से खींचेगा तो और कम हो जाएगा, देख रहे हैं ना। जब यहाँ से खींचेगा और कम हो जाएगा, उसकी लंबाई ना कम दे जाएगी, समान नहीं रहेगा, बराबर नहीं रहेगा। इतना तक क्लियर। उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, इतना तक क्लियर हो गया। तो ये रेखा है उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव को तो एक बिंदु पर मिलाती है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर के बीच की दूरी को ना बढ़ती जाती है, तथा विषुवत रेखा पर इस बीच की दूरी ना अधिकतम 111.32 किलोमीटर, इसको चेन लगा लीजिए, ठीक है, होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में ना कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाले देशांतर से गणना शुरू की जाएगी। अतः इसे ना प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरता है ग्रीनविच से, ग्रीनविच से। इसको 0 डिग्री माना गया, क्या माना गया 0 डिग्री। और इसी तरह समय का निर्धारण होता है, क्या समय का निर्धारण किससे होता है, समय का निर्धारण किससे होता है प्रधान मध्याह्न रेखा से। समय का निर्धारण क्या किससे होता है, या फिर कहो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से, ठीक है, सॉरी 0 डिग्री देशांतर रेखा से, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा इसी का नाम है, ठीक है। इस देशांतर को 0 माना गया, इससे ना 180 डिग्री पूर्व जाएंगे और 180 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो इसकी गणना की जाएगी, ठीक है। कहता प्रधान मध्याह्न रेखा के बीच की कोण को ना पश्चिमी बाएं की ओर रेखा है पश्चिमी देशांतर और दाएं की रेखाओं को पूर्वी देशांतर कहते हैं। यानी पश्चिम में गया तो इस तरफ, पूर्व में आया तो इस तरफ, ठीक है। पूर्व वाला पूर्व या पश्चिम वाला पश्चिमी, ये क्रम से पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है, क्या है एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, 24 घंटे में, 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, काट के निकाल लेंगे, इसको काट के निकाल लेंगे, ठीक है। यानी 1 घंटे में 4 मिनट का एक डिग्री देशांतर दूरी तय करने में कितना लगेगा 4 मिनट का समय लगता है, एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का, ठीक है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतरों के बीच की रेखा को ना गोरे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये पूछता है दो देशांतर के बीच की रेखा क्या कहते हैं, आउटर अक्षांश के बीच की रेखा क्या कहते हैं,
पीछे कहा था ना, अभी पीछे कहा है ना, इसको गोरे बोला, उसको क्या कहते हैं पीछे? प्रधान बताने का 0 डिग्री है ना, अभी ऊपर बढ़ाया है ना, अभी तुरंत उधर बताया था ना कि इसके बीच की दूरी रेखा को क्या कहते हैं, भूल गए? चलिए ठीक है, आगे आ जाएगा। इसको गोरे कहेंगे। शून्य अंश अच्छा अक्षांश शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर को काटती है, ये भी पूछता है। शून्य अंश अक्षांश किसको काटेगी? अटलांटिक महासागर को, ठीक है, यानी अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को क्रॉस करती है, ठीक है। मतलब मानचित्र मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली परिच्छेदी रेखाओं को ना भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। और संक्रांति के बारे में देखिए, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की को ना संक्रांति कहते हैं। अभी बताया था ना, उत्तर में आना और दक्षिण में सूरज का जाना, इसको संक्रांति कहते हैं। और कर्क संक्रांति देखिए, 21 जून को ना सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होती है, इसे ना कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन ना उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है। नॉर्वे के ना अर्धरात्रि के समय में ना 21 जून को ना सूर्य दिखाई देती है, इसलिए मध्य रात्रि का सूर्य का देश कहते हैं इसको। किसको? नॉर्वे को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। कब? 21 जून को नजर आता है वहां पे। अब देखिए मकर संक्रांति के बारे में, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होती है, तो कल 22 दिसंबर है ना जी, तो आप देख लीजिएगा, वो दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो उस दिन क्या होगा, वहां पे सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिण दक्षिण भारत में सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर को। अब विषुव के बारे में देखिए, यानी इक्विनॉक्स, यह पृथ्वी का वह स्थिति होता है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत करती है और सर्वत्र दिन और रात बराबर होता है। जब दिन की रात 12 घंटा और रात की 12 घंटा का होगा ना, यानी बराबर बराबर, तो उसको क्या कहेंगे? विषुव कहेंगे, ठीक है, यानी इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स की घटना कब होगी? जब 12 घंटा तक धूप मिलेगा, 12 घंटा तक छांव रहेगा, तो उसको कहेंगे इक्विनॉक्स, यानी बराबर बराबर, ठीक है। तो ये कब होता है? देखिए 23 दिसंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी में दिन और रात बराबर होता है। 23 दिसंबर और 21 मार्च को, ठीक है, तो इसको विषुव बोलेंगे, ठीक है। ये क्रमशः शरद विषुव और एवं बसंत विषुव होते हैं। देखो यहाँ पे सर्दी पड़ेगा तो क्या करेगा? शरद। और जब यहाँ पे धीरे धीरे शरद चला जाएगा तो बसंत आएगा, तो बसंत विषुव, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है? परीक्षा पूछता है, ध्यान रखिएगा। 21 मार्च 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का क्रमशः 12 घंटे या अधिक समय तक रहता है, यानी धूप प्राप्त होता है। अतः यहाँ दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि ना 6 महीने तक होती है और 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में ना 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती है दक्षिणी गोलार्ध में। इसी कारण 6 महीने दिन, और इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में धूप, दक्षिणी ध्रुव पर ना 6 महीने के लिए ना अंधेरा रहता है। कहता दोनों ही 6 माह के लिए उजाला में और 6 माह के लिए अंधेरे में रहेंगे, यानी रात्रि में। तो देखिए ये हुआ आपका उत्तरी गोलार्ध, यहाँ बड़ा ध्रुव, और ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो जब सूरज नीचे आएगा तो इसको प्रकाश मिलेगा, और जब सूरज यहाँ जाएगा तो इसको प्रकाश मिलेगा, ठीक है। तो सूरज के नीचे आना और ऊपर जाना, ये सब रोटेशन पर निर्भर करता है। धरती अपने आप पर घूमती है ना, तो अभी सूरज ना दक्षिण में है, ठीक है, तो इसको ज्यादा प्रकाश मिल रहा है, तो यहाँ पे 6 महीने तक अंधेरा। और जब ये यहाँ चला जाएगा तो इसको 6 महीने के प्रकाश और इसको 6 महीने के अंधेरा, ठीक है। तो 6 महीने के दिन और 6 महीने के रात होता है ध्रुव पर, ठीक है। तो ये निर्भर करता है सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की स्थिति में, जो अभी हो रहा है, ठीक है। अब आगे जो आपका बच गया कुछ नोट्स में करा, पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात छोटा और बड़ा होता है। अगले में हम देखेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में और उसके बारे में जानेंगे, ठीक है।